राजन, जो मजदूरी का काम किया करता था, एक दिन वो पास के गांव में मजदूरी के लिए गया। काम खत्म होने के बाद वो शाम के समय अपने घर के लिए चल दिया, लेकिन उस दिन अचानक से बारिश होने के कारण राजन कुछ देर उसी गांव में रुक गया। फिर जब बारिश बंद हुई तो राजन वापस अपने घर की तरफ चल दिया, लेकिन तब तक अंधेरा हो चुका था। जल्दी से घर पहुंचने के चक्कर में राजन ने खेतों के बीच वाले रास्ते से जाने का निश्चय किया। काफ़ी समय चलने के बाद राजन अपने गांव के नज़दीक आ चुका था। गांव में पहुंचने के लिए एक बगीचे से होकर जाना पड़ता था। जैसे ही राजन उस बगीचे में पहुंचा, वैसे ही उसे एक बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई दी। राजन ने सोचा, इतनी रात को इस बगीचे में बच्चा कैसे हो सकता है। उसने बच्चे को ढूंढने के लिए इधर उधर देखा, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। तब उसके मन में ख्याल आया कि हो सकता है कोई औरत किसी काम से बगीचे में अपने बच्चे को साथ लेकर आई होगी, इसलिए वो अपने घर की तरफ चल दिया। लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ते जा रहा था, बच्चे के रोने की आवाज़ उसे ज़ोरों से सुनाई देने लगी। राजन ने फिर सोचा कि हो सकता है वो औरत किसी परेशानी में फंस गई होगी, मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। फिर जिधर से आवाज़ आ रही थी, राजन उधर ही जाने लगा। कुछ दूर पहुंचकर उसने देखा कि एक 6-7 महीने का बच्चा एक पेड़ के नीचे लेटा हुआ है और रो रहा है। राजन तुरंत उस लड़के के पास पहुंचा और ज़ोर ज़ोर से आवाज़ देने लगा, कौन है यहाँ पे? किसका बच्चा है ये? मगर कोई नहीं बोला। राजन ने सोचा कि देखता हूँ कोई आसपास ही होगा। फिर राजन ने पूरे बगीचे को छान मारा, मगर उसे वहाँ पे कोई नहीं दिखा। अब राजन गुस्से में चिल्लाया, कौन यहाँ अपने बच्चे को रख के चला गया है? मगर किसी की आवाज़ नहीं आने के कारण राजन ने वहीं रुकने का फैसला किया और सोचा कि देखता हूँ यहाँ अपने छोटे से बच्चे को रख के कौन चला गया है। थोड़ी देर में तो आ ही जाएगा, फिर मैं उसे डांटूंगा। लेकिन काफ़ी देर बीत जाने के बाद भी उस बच्चे को लेने के लिए कोई नहीं आया। अब राजन समझ चुका था कि शायद कोई जानबूझकर अपना बच्चा यहाँ पे छोड़ के चला गया है। तब राजन ने उस बच्चे को गोद में उठाया और घर की तरफ चलने लगा। राजन रास्ते भर चिल्लाते जा रहा था, कैसे कैसे लोग रहते हैं यहाँ पे, अपने ही बच्चे को अकेला छोड़ के चले गए। गुस्से से वो पूरे रास्ते बड़बड़ाते जा रहा था। तभी राजन को ऐसा लगा कि उसे चलने में दिक्कत हो रही है, क्योंकि बच्चा बहुत भारी लग रहा था। मगर राजन घर पहुंचने की जल्दी में और तेज चलने लगा कि काफ़ी रात हो चुकी है, जल्दी से इस बच्चे को लेकर घर पहुंच जाऊंगा। कुछ कदम चलने के बाद राजन को ऐसा महसूस हुआ जैसे कि बच्चे का वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और वो बच्चे को उठा के नहीं चल पा रहा था। जैसे ही राजन ने बच्चे की तरफ देखा, उस बच्चे की एक आँख बाहर की ओर लटक रही थी और उसके पैर ज़मीन तक टच होने ही वाले थे और बच्चा राजन को देखकर हंस रहा था। इतना देखते ही राजन ने डर के मारे उस बच्चे को फेंक दिया। फेंकने के बाद वो बच्चा ज़मीन पे नहीं गिरा, बल्कि ज़मीन से थोड़ा ऊपर ही लटकने लगा और ज़ोर ज़ोर से हंसते हुए बोला, क्या हुआ? मुझे अपने घर नहीं ले जाएगा? तू पूछ रहा था ना कि मैं किसका बच्चा हूँ? थोड़ी देर और गोद में रखता, तब तुझे बताता कि मैं किसका बच्चा हूँ। इतना सुनते ही राजन वहाँ से तुरंत भागने लगा और अपने घर पहुँचा।
मगर उसने ये बात किसी को नहीं बताई ताकि घर वाले भी ना डर जाए। जैसे तैसे उसने खाना खाया और सोने लगा। अभी राजन की हल्की नींद लगी ही थी कि तभी घर के बाहर से उस बच्चे के रोने की आवाज़ आने लगी। राजन डर के मारे उठ गया और धीरे धीरे वो आवाज़ और तेज़ होने लगी। उसने अपने घर वालों को जगाया और सबको उस घटना के बारे में बताया। फिर उसने कहा कि वो बच्चा अभी भी घर के बाहर रो रहा है, लेकिन बच्चे के रोने की आवाज़ किसी को सुनाई नहीं दे रही थी। वो आवाज़ बस राजन को ही आ रही थी। उसके बाद राजन के घर वालों ने गांव के ही एक पीर बाबा को बुलाया, जिन्होंने राजन का इलाज किया और उसके हाथों में धागे बांधे। जिसके बाद राजन को उस बच्चे के रोने की आवाज़ आनी बंद हो गई। रानी और निशा दोनों बहुत ही अच्छी सहेलियां थीं। इन दोनों ने 12वीं तक की पढ़ाई साथ में की थी। 12वीं की परीक्षा पास करने के बाद अब इन्होंने कॉलेज की पढ़ाई साथ में करने का फैसला किया और वे हॉस्टल के एक कमरे में रूममेट्स की तरह रहने लगी थी। एक रात वे दोनों देर रात तक जागती रही और पढ़ाई करती रही, क्योंकि अगले दिन उनकी परीक्षा थी। इसके लिए वे परीक्षा की तैयारी कर रही थी ताकि पेपर अच्छे से दे सके। उन दोनों में निशा बहुत ही आलसी थी, तो उसने पढ़ाई करना बंद कर दिया और वह जल्दी सोने चली गई। लेकिन रानी बहुत ही मेहनती थी, इसलिए देर रात तक पढ़ती रही ताकि उसको परीक्षा में अच्छे नंबर आ सके। पढ़ते पढ़ते रानी को याद आया कि वह एक ज़रूरी किताब तो उसके दूसरे कमरे में ही भूल गई है। तो वह उठी और दूसरे कमरे में चली गई जहाँ निशा सोई थी। वह लाइट जलाकर निशा को उठाना नहीं चाहती थी, इसलिए वह चुपचाप अंधेरे में ही इधर उधर उस किताब को ढूंढने लगी। तभी उसे भारी सांसों के चलने की आवाज़ सुनाई देने लगी। इसलिए रानी ने निशा का नाम लिया और उससे पूछा, क्या तुम जाग रही हो? तब उसे कोई जवाब नहीं मिला। तभी रानी को अंधेरे में कुछ हिलता हुआ दिखाई दिया। फिर उसने धीरे से आवाज़ लगाई, क्या मैं कमरे की लाइट जला सकती हूँ? निशा, क्या तुम जाग रही हो? फिर से उसे कोई जवाब नहीं मिला। तो रानी ने फिर से धीरे से आवाज़ लगाई, क्या मैं कमरे की लाइट चालू कर दूँ? मुझे कुछ ढूंढना है। फिर भी रानी को कोई जवाब नहीं मिला, इसलिए वह अंधेरे कमरे में ही अपनी किताब ढूंढने लगी। फिर थोड़ी देर बाद उसे वह किताब मिल गई और वह अंधेरे कमरे में ही दरवाजे की तरफ जाने लगी। रानी ने पूरी रात जागकर पढ़ाई की और सुबह परीक्षा देने के लिए परीक्षा हॉल में चली गई। लेकिन उसने देखा कि उसकी रूममेट परीक्षा देने नहीं आई है। काफ़ी देर हो गई थी, परीक्षा में भी थोड़ा ही समय बचा था। अब रानी को निशा की चिंता होने लगी कि कहीं उसकी परीक्षा ना छूट जाए। तो अब वह निशा को देखने के लिए हॉस्टल में चली गई। उसने रूम के बाहर आकर दरवाज़ा खटखटाया तो उसे कोई जवाब नहीं मिला। तब रानी ने चिंतित होकर उस रूम का दरवाज़ा खोला। अंदर देखा तो पूरे कमरे में अंधेरा था। तब उसने कमरे की लाइट जलाई तो उसने अपने सामने
एक भयानक नज़ारा देखा। उसने देखा कि निशा खून से लथपथ बिस्तर के ऊपर पड़ी थी। उसका किसी ने काफ़ी बेरहमी से खून कर दिया था। फिर तभी रानी की नज़र कमरे की बराबर वाली दीवार पर पड़ी, जिससे वह बहुत ही ज़्यादा घबरा गई। उसने देखा कि दीवार पर खून से लिखा हुआ था कि क्या तुम खुशकिस्मत नहीं हो जो तुमने लाइट चालू नहीं की। मैं नेहा, मेरी उम्र 27 साल है और मैं 7 महीने की प्रेग्नेंट हूँ। एक रात मैं और मेरे पति काम से छुट्टी लेकर पार्क में टहलने के लिए गए। हम लोग कार से गए थे ताकि रात में वापस आने में कोई दिक्कत ना हो। हम लोग पार्क में टहल ही रहे थे कि तभी मैंने अपने पति से कहा कि मुझे बहुत तेज़ प्यास लगी है। मेरे पति ने कहा, अच्छा तुम रुको, मैं अभी कार से पानी लेकर आता हूँ। मेरे पति पानी लेने चले गए और मैं वहीं टहलने लगी। काली अंधेरी रात थी। आसमान में चमक रहे चांद को भी बादलों ने ढक लिया था। मैं वहाँ टहल ही रही थी कि तभी मेरी नज़र उसी पार्क के कोने में खड़ी एक लंबे बालों वाली औरत पर पड़ी। वह मुझे घूर रही थी। पहले तो उसे ऐसे देखकर मैं डर गई, लेकिन फिर मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और जैसे ही मैं उसकी ओर से दूसरी तरफ पलटी, तभी वह औरत मेरे सामने थी। मेरी जान तो हलक में ही अटक गई और मैं डर से कांपने लगी। वो मुझे घूर रही थी। अब उसने अपना एक हाथ मेरे पेट पर रखा। उसकी छुअन से मेरे अंदर हिरहन सी दौड़ गई और मैं अंदर तक कांप गई। मेरे पैर तो मानो वहीं जम गए। अब उसका हाथ मेरे पेट से होता हुआ मेरे गले तक आ गया और अब वह मेरा गला दबाने लगी। मैं जोर से चीखी। तभी मेरी आँख खुल गई। मैंने देखा कि मैं अपने बिस्तर में थी। मैं अब भी डर से काँप रही थी। मेरी सांसें बहुत तेज चल रही थी। अब धीरे धीरे मैं थोड़ी शांत होने लगी। अब जैसे ही मैंने अपने बगल में रखे पानी के गिलास को उठाना चाहा, तो मैंने देखा कि वही औरत मेरी बेड के बगल में एक कोने में खड़ी है और मुझे घूर रही है। उसे वहां देखकर मैं तो दोबारा डर से कांपने लगी और मेरी जान हलक में अटक गई। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। वो औरत मुझे घूर रही थी और बोल रही थी, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। उसे ऐसे देखकर मैं जम सी गई। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। अब वह औरत धीरे धीरे मेरे पास आने लगी। ये देखकर मैं तुरंत उस कमरे से भागी और अपने घर से बाहर निकल गई और पड़ोसियों के घर जाकर दरवाज़ा खटखटाया। उन्होंने दरवाज़ा खोला और मैं अंदर भागी। अंदर जाकर मैंने उनका फ़ोन लेकर अपने पति को फ़ोन किया और तुरंत घर आने को कहा। कुछ देर में मेरे पति भी आ गए और मैं अपने पति के साथ अपने घर वापस आ गई। लेकिन मैं अभी भी डरी हुई थी। मुझे ऐसी हालत में देखकर मेरे पति ने मुझे बहुत समझाया और कहा कि वो मेरा वहम होगा, लेकिन
जो मेरे साथ हुआ उसके बारे में सोच सोच कर मैं अभी भी काँप रही थी। मैं कंपनी की ओर से पिकनिक पर गया हुआ था। पिकनिक शहर के बाहर एक रिसोर्ट में थी। पहले कंपनी के लोगों ने क्रिकेट और अन्य खेल खेले। उसके बाद रिसोर्ट में ही बने वाटर पार्क में चले गए। वहाँ केवल कुछ लोगों को ही तैरना आता था। वो सब गहरे पानी में तैर रहे थे, बाकी सब कम गहरे पानी में तैर रहे थे। हम दोस्तों में एक शर्त लगी, पानी में एक सिक्का फेंका जाएगा और जो सबसे कम समय में सिक्का ढूंढ के लाएगा वह जीत जाएगा। सब ने बारी बारी से गोता लगाया, मगर किसी को भी सिक्का मिला नहीं। अगली बारी मेरी थी। मैं भी कूद गया, लेकिन पानी में जाते ही दृश्य बदल गया। मैंने पाया कि नीचे ज़मीन 20 या 25 फीट दूर थी। नीचे एक कब्रिस्तान दिखाई दे रहा था और वहाँ एक डरावनी औरत खड़ी थी। उसके हाथ में वही सिक्का था। वह अपने हाथ ऊपर की ओर करके खड़ी थी। ऐसा लग रहा था मानो वो सिक्का मुझे ही देने के लिए खड़ी हो। अब मैं उसके सम्मोहन में आगे बढ़ता चला जा रहा था। कुछ ही क्षणों में मैं उसके करीब था और मैंने उसके हाथ से सिक्का ले लिया। जैसे ही मैं वापस आने लगा, उसने मेरा हाथ पकड़कर खींच लिया। अब उसका और मेरा चेहरा आमने सामने था। एक ही पल में उसका चेहरा बदल गया और एक भयानक रूप ले लिया। उसकी आँखों से खून निकल रहा था और उसके चेहरे पर एक भयानक सी मुस्कान थी। मैं तो डर के मारे कांपने लगा। मैंने झटके से अपना हाथ छुड़ाया। हाथ छुड़ाते ही कब्रिस्तान और वह औरत दोनों गायब हो गए और मैंने अपने आप को पूल में पाया। मुझे लगा जैसे कि मैं किसी सपने से जागा हूँ। मैं जल्दी से पानी से बाहर आ गया और दूर जाकर बैठ गया। मेरी सांसें फूल रही थी और मैं खांस रहा था। मेरे दोस्त मेरी ऐसी हालत देखकर डर गए और मेरी मदद करने लगे। थोड़ी देर में मैं सामान्य हो गया। हर कोई पूछ रहा था कि क्या हुआ। मैंने बस सर हिलाते हुए कुछ नहीं में जवाब दिया। मैंने मुट्ठी खोल कर देखी तो सिक्का मेरे हाथ में था। ये देखकर मेरे दोस्त खुशी से उछलने लगे और मुझे बधाई देने लगे। दोस्तों ने फिर से शर्त लगाई, लेकिन मैं फिर से पानी के अंदर नहीं गया। हमारी बस भी जाने वाली थी। मेरे दोस्त मजाक कर रहे थे और ज़ोर ज़ोर से हंस रहे थे। सामने खड़े एक अंकल हमारी बातें गौर से सुन रहे थे और बीच बीच में तड़का भी मार रहे थे। मैं चुपचाप खड़ा था। मेरे एक दोस्त ने मजाक में मुझसे पूछा, अरे क्या हुआ है तुझे, तब से चुप क्यों है? पानी के अंदर कोई भूत देख लिया क्या? ये सुनकर अंकल ने मजाकिया लहजे में कहा, इस रिसोर्ट के बनने से पहले यहाँ एक कब्रिस्तान हुआ करता था। ज़रूर इसने किसी का भूत ही देख लिया होगा। ये सुनकर सब हंसने लगे, मगर मुझको यकीन हो गया था कि जो मैंने देखा
वह मेरा वहम नहीं था, हकीकत था। यह बात तब की है जब मैं 3-4 साल का था। उस समय हम गांव में ही रहते थे। मुझे रोज़ रात को खिड़की के बाहर एक औरत दिखाई देती थी। उसने काले रंग की साड़ी पहनी होती थी और उसकी आंखें नीली होती थीं। वह मुझे बुलाती थी। मैं बहुत डर जाता था और अपनी माँ को पकड़कर सो जाता था। कुछ दिनों में हम अपने पिताजी के साथ शहर में रहने लगे। गांव का घर खाली हो गया। हमारा गांव जाना भी कम होने लगा। अब केवल शादी ब्याह में ही हम गांव में जाते थे। वह भी केवल मेरे माता पिता ही जाते थे। मैं अपने गांव के बारे में लगभग सब कुछ भूल चुका था। रात में दिखने वाली उस औरत को भी मैं सपना समझने लगा था। फिर एक बार मेरे चाचा के लड़के की शादी थी। मैं करीब 15-16 साल बाद गांव गया था। हमने अपना घर भी साफ करवा लिया था। हम अपने घर में ही रुके थे। एक रात अचानक मेरी नींद खुली। मैंने खिड़की से बाहर देखा तो मुझे वही औरत नज़र आई। उसकी नीली आंखें चमक रही थीं और वो मुझे पहले की तरह बुला रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरा बचपन का कोई डरावना सपना सच हो गया हो। मैं काफ़ी डर गया और भगवान को याद करने लगा। मैंने जल्दी से खिड़की बंद कर दी। अगले दिन से मैं अपने घर में नहीं बल्कि अपने चाचा के घर में सोया और शादी का काम निपटते ही मैं शहर वापस आ गया और उसके बाद मैं कभी भी अपने गांव वापस नहीं गया। मुझे आज भी उस खिड़की के बाहर खड़ी औरत की याद आती है तो मेरे शरीर में तिरहन सी दौड़ने लगती है और मैं कांप जाता हूँ। एक बार की बात है, समीर नाम का एक लड़का था। उसे भूतों के बारे में जानने का बड़ा शौक था। वह हमेशा भूतों और चुड़ैलों की कहानियाँ पढ़ता रहता था। वह यह जानना चाहता था कि भूत होते भी हैं या नहीं, या फिर ये सब बस मनगढ़ंत कहानियाँ हैं, या फिर लोग बाग बस ऐसे ही डर का माहौल बनाने के लिए ही ऐसा कहते हैं कि चुड़ैलें आत्माएं वगैरह होती है। वो सब यही सोचता रहता था। इस बात का पता लगाने के लिए उसने एक तरकीब निकाली। उसने अपने दोस्त से कहा कि पास के कब्रिस्तान में आज रात हम दोनों चलेंगे और पूरी रात वहाँ जाग के पता करेंगे कि चुड़ैल होती है या नहीं। उसका दोस्त साथ चलने के लिए तैयार तो हो गया, लेकिन उसके दोस्त ने कहा कि वह कब्रिस्तान के अंदर नहीं जाएगा, वह बाहर ही रहेगा। समीर खुश हो गया। अब जैसे ही रात हुई, दोनों कब्रिस्तान के पास पहुंच गए। समीर अंदर चला गया और समीर का दोस्त वहीं कब्रिस्तान के बाहर उसका इंतज़ार करने लगा। कुछ घंटे बीत जाने के बाद समीर के दोस्त ने समीर को कॉल किया और उससे पूछा, भाई सब ठीक है ना? समीर ने हंसकर बोला, हाँ भाई सब ठीक है। अब तक तो मुझे यहाँ कोई चुड़ैल और आत्मा नहीं दिखी। तो उसके दोस्त ने कहा, तू बाहर आ जा भाई, घर चलते हैं हम लोग, मुझे बहुत नींद आ रही है। पर समीर ने अपने दोस्त से कहा, तुझे नींद आ रही है तो बाहर ही सो जा। आज मुझे पूरी रात यहीं रुकना पड़ा तो भी मैं रुकूंगा। मुझे आज पता करना है कि चुड़ैल होती है या नहीं। ये बोलकर समीर ने कॉल कट कर दी तो उसका दोस्त कब्रिस्तान के बाहर ही सो गया और समीर अंदर बैठकर चुड़ैल का इंतज़ार करने लगा। काफ़ी समय बीत गया, लेकिन समीर को कोई आत्मा चुड़ैल वगैरह नहीं दिखी। तो समीर को नींद आने लगी और वह भी वहीं सो गया। अभी
समीर की नींद लगी ही थी कि उसे वहाँ पे फावड़े से ज़मीन खोदने की आवाज़ आने लगी। समीर तुरंत उठकर बैठ गया और उसने देखा कि एक सफ़ेद साड़ी पहनी हुई औरत फावड़े से एक कब्र खोद रही है। समीर ध्यान से देखने लगा कि आखिर ये औरत कब्र क्यों खोद रही है। थोड़ी देर में उस औरत ने कब्र से एक लाश को बाहर निकाला और जंगली जानवरों की तरह आवाज़ कर करके उस लाश को नोच नोच कर खाने लगी। इतना भयंकर नज़ारा देख के समीर के हाथ पैर कांपने लगे। वह डर से पसीने पसीने हो गया और झाड़ियों में ही छुपा रहा और वहीं बैठकर हनुमान चालीसा पढ़ता रहा। वो भगवान से बस यही प्रार्थना कर रहा था कि हे भगवान, आज बचा लो, आज के बाद कभी भी कब्रिस्तान में नहीं आऊँगा। काफ़ी देर तक उस चुड़ैल ने उस मुर्दे को खाया और फिर बचे हुए आधे मुर्दे के शरीर को कल खाने के लिए उसे वापस कब्र में गाड़ने लगी। तभी समीर के दोस्त की कॉल आ गई। कॉल की आवाज़ सुनते ही उस चुड़ैल ने समीर की तरफ देखा। झाड़ियों में छुपे होने के कारण समीर ने सोचा कि चुड़ैल उसे देख नहीं पाएगी, पर ऐसा नहीं था। पलक झपकते ही वो चुड़ैल समीर के सामने खड़ी थी। चुड़ैल को अपने इतना नज़दीक देखकर समीर का शरीर ठंडा पड़ गया और वो वही जम गया। चुड़ैल आराम से समीर का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले जाने लगी। समीर बिना किसी विरोध के उसके साथ जाने लगा। चुड़ैल आधी खाई हुई लाश के कब्र के पास पहुंची और उस मुर्दे की लाश को बाहर फेंक दिया और समीर को उस कब्र में दफन करने के लिए समीर को कब्र के अंदर सुलाने लगी। तभी वापस से समीर के दोस्त की कॉल आई। मोबाइल की रिंगटोन सुनकर समीर को होश आया और वो चिल्लाते हुए वहाँ से भागने लगा। समीर जिधर भी भागता चुड़ैल उसके सामने खड़ी हुई मिलती। अब समीर को उसकी मौत सामने नज़र आ रही थी। समीर चिल्लाते हुए अपने दोस्त की तरफ भागा। तभी समीर की आवाज़ सुनकर उसका दोस्त कब्रिस्तान के अंदर आ गया और समीर को देखा तो वो पागलों की तरह इधर उधर भाग रहा है। उसने समीर को पकड़ा और एक ज़ोर से उसे तमाचा मारा और उससे पूछा, अरे चिल्लाते हुए ऐसे क्यों भाग रहा है? मैं यहीं तो हूँ तेरे पास। समीर ने अपने दोस्त को बताया, अरे यहाँ सच में चुड़ैल है। इतना सुनते ही समीर के दोस्त ने समीर का हाथ पकड़ा और दोनों कब्रिस्तान के बाहर भाग गए और सीधा अपने घर गए। समीर ने घर पहुंच के सारी घटना अपने दोस्त को बताई। उसके बाद वो दोनों कभी भी उस कब्रिस्तान के आसपास भी नहीं गए और आज भी समीर को जब यह घटना याद आती है तो वह कांपने लगता है। मोहक एक न्यूज़ ऑफिस में काम करता था। एक शाम जब ऑफिस की छुट्टी होने वाली थी तो अचानक उसे एक ज़रूरी काम याद आ गया, जिससे मोहक वहीं रुक गया। इसलिए मोहक को ऑफिस से निकलते निकलते रात के 2 बज गए थे। रात के 2 बजने के कारण मोहक को घर जाने के लिए कोई ऑटो भी नहीं मिल रहा था। तभी कुछ देर में एक ऑटो मोहक की तरफ आता हुआ दिखाई दिया। मोहक ने ऑटो वाले को रोका और उसे अपने घर का एड्रेस दिया और उसे वहां छोड़ने के लिए कहा। ऑटो वाले ने मोहक को अपनी ऑटो में बिठा लिया और उसके घर की तरफ चल दिया। कुछ दूर चलने के बाद रास्ते में 2 औरत मिली। वो भी ऑटो वाले को हाथ देकर रुकने का इशारा करने लगी। तभी ऑटो वाले ने मोहक से पूछा, सर इनके लिए ऑटो रोकूं या नहीं? मोहक ने कहा, अरे इन्हें भी बिठा लो, बेचारी रात में कहाँ भटकेगी। फिर ऑटो वाले ने उन दोनों औरत से बात की और उनको बीच रास्ते में ही उतारना था। फिर दोनों औरतें मोहक के बगल में आकर बैठ गई। मोहक इधर उधर ध्यान न देते हुए अपने फ़ोन में न्यूज़ देख रहा था। कुछ ही देर में रेलवे क्रॉसिंग आया। वहाँ पर एक औरत उतर गई। मोहक इन सब बातों पर ध्यान न देते हुए
अपनी न्यूज़ पढ़ रहा था। तभी रेलवे क्रॉसिंग खुला। ऑटो कुछ दूर आगे बढ़ा ही था कि दूसरी औरत ने मोहक के पैर पे अपना पैर रखा और उससे कहा, भैया आपने उस औरत के पैर देखे? मोहक ने जवाब दिया, नहीं, क्यों, क्या हुआ? वो कहने लगी, उस औरत के पैर उल्टे थे। फिर मोहक ने कहा, तो इसमें क्या हुआ अगर पैर उल्टे थे तो? तब उस औरत ने कहा, भैया सिर्फ चुड़ैल के ही पैर उल्टे होते हैं। उस औरत की बात सुनते ही मोहक हंस पड़ा और कहा, अरे ये चुड़ैल डायन भूत प्रेत कुछ नहीं होता। ये बात सुनकर वो औरत गुस्से में आ गई और कहा, अच्छा ये बात है, तू मेरे पैर देख। मोहक ने उस औरत के पैरों की तरफ देखा तो उसके पैर भी उल्टे थे। फिर मोहक ने उस औरत के चेहरे की तरफ देखा, एकदम डरावना, पीले पीले दांत, चेहरे की चमड़ी फटी हुई थी। इतना भयानक दृश्य देख के मोहक वहीं बेहोश हो गया। तभी ऑटो के सामने ही वो दूसरी चुड़ैल आ गई। उसको देखकर ऑटो ड्राइवर भी जोर से चिल्लाया और ऑटो सामने के एक पेड़ से टकरा गई। वो दोनों वहीं बेहोश हो गए। जब उन्हें होश आया तो वे हॉस्पिटल में भर्ती थे। ऑटो का एक्सीडेंट होने की वजह से उन दोनों को चोट लग गई थी। उस हादसे के बाद मोहक कई दिनों तक डरा हुआ रहता था और रात को अच्छे से सो भी नहीं पाता था। अर्जुन नाम का एक लड़का था। वो अपनी बीवी और अपनी माँ के साथ अपने गांव में रहता था। वो बहुत ही मेहनती और होशियार लड़का था। पढ़ा लिखा होने के कारण उसकी शहर में जॉब लग गई, इसलिए उसने शहर में एक मकान किराए पर ले लिया और अपनी माँ और अपनी बीवी के साथ उसमें शिफ्ट हो गया। उस घर में कुछ दिन तो सब नॉर्मल चला, लेकिन एक दिन सुबह सुबह जब अर्जुन ऑफिस चला गया तो उसकी बीवी किचन में काम कर रही थी तो उसके सामने से कोई एकदम से तेज़ी से गुजरा। उसने सोचा कि शायद उसकी सास होगी और वह फिर से अपने काम में लग गई। कुछ समय बाद ऐसा फिर से हुआ। उसे लगा कि कोई औरत दौड़ते हुए किचन के पास से निकली है। अर्जुन की बीवी एकदम से डर गई और अपनी सास को आवाज़ लगाने लगी, पर उधर से कोई जवाब नहीं आया। फिर उसने अपनी सास के कमरे में देखा तो उसकी सास कहीं नहीं दिखी। अर्जुन की पत्नी ने अपनी सास को फ़ोन किया और पूछा कि आप कहाँ हो। उसकी सास ने जवाब दिया, मैं तो सुबह ही मंदिर आ गई थी, बस थोड़ी ही देर में घर पहुंचने वाली हूँ। रात के समय अर्जुन की पत्नी ने इस घटना के बारे में अर्जुन को बताया। अर्जुन ने पत्नी का वहम समझकर इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। अगले दिन फिर से ऐसा हुआ तो उसकी पत्नी बिना खाना बनाए ही किचन से बाहर निकल गई। जब उसकी सास वापस आई तो उसने पूछा, तुम बाहर क्यों बैठी हो और खाना क्यों नहीं बनाया? अर्जुन की पत्नी ने सास को सारी बात बता दी। उसकी सास ने हंसते हुए कहा, अरे बेटा, ऐसा कुछ नहीं होता, शायद तुम थक गई हो इसलिए ऐसा लग रहा है तुम्हें। तुम आज आराम करो, खाना मैं बना दूंगी। इतना बोलकर उसकी सास किचन में खाना बनाने चली गई। जब वो खाना बना ही रही थी तभी उसे ऐसा लगा जैसे उसके बालों को कोई बहुत तेज खींचकर हंसते हुए वहाँ से भागा है। अब उसकी सास भी घबरा गई और उसने तुरंत अर्जुन को फ़ोन किया और उसे सारी बातें बताई। अर्जुन तुरंत ऑफिस से छुट्टी लेकर घर वापस आ गया। आसपास वालों से पूछने पर पता चला कि इससे पहले जो परिवार यहाँ रहता था उनके घर की एक औरत की मौत किचन में आग लगने की वजह से हो गई थी। बस फिर क्या था, अर्जुन तुरंत ही उस घर को खाली करके वापस अपने गांव चला गया और फिर उसके बाद उसने बहुत छानबीन करके शहर में ही एक घर किराए से रहने के लिए ले लिया।
एक दिन की बात है। राजू अपने घर के लिए कुछ ज़रूरी सामान लेने के लिए अपनी बाइक से शहर जा रहा था। शहर पहुंचने के बाद काफ़ी देर तक तो वह सामान ढूंढता रहा, लेकिन उसे पूरे बाज़ार में वो सामान कहीं नहीं मिला। वो इधर उधर घूमता रहा। आखिर में वो परेशान हो गया। शाम भी हो चुकी थी। उसे घर भी जाना था, इसलिए अंत में थक हार कर वो वापस अपने घर जाने का फैसला कर लेता है। वह शहर से थोड़े आगे ही निकला था कि तेज़ी से आती हुई कार से उसका एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट में राजू को ज़्यादा चोट तो नहीं लगी, लेकिन उसके पैर में थोड़ी चोट आ गई थी, जिससे वहाँ से खून बह रहा था। रास्ता सुनसान होने के कारण ड्राइवर वहाँ से भाग गया। अब राजू अकेला ही था। उसने अपनी बाइक उठाई और घर की तरफ चल दिया। थोड़ी दूर जाते ही राजू को एक अस्पताल दिखाई दिया। राजू ने तुरंत अपनी बाइक रोकी और सोचा कि पहले मैं पैर में पट्टी बंधवा लेता हूँ ताकि खून निकलना बंद हो जाए, फिर घर जाऊँगा। राजू अस्पताल में अंदर चला गया। अस्पताल के अंदर का नज़ारा बहुत ही ज़्यादा डरावना था। वहाँ राजू को एक इंसान तक दिखाई नहीं दे रहा था। राजू ने ज़ोर से आवाज़ लगाई, कोई है यहाँ? मुझे अपना इलाज करवाना है। तभी अंदर से एक औरत की आवाज़ आई, आप थोड़ी देर वहीं बैठ जाइए, मैं अभी आ रही हूँ। लड़की की आवाज़ सुन के राजू थोड़ा शांत हुआ और वहीं टेबल पर बैठ गया। राजू के बैठते ही वहाँ की लाइट चालू बंद होने लगी और तभी किसी औरत के हंसने की आवाज़ आई। राजू थोड़ा घबराया पर खुद को समझाते हुए बोला, ये शायद मैडम की आवाज़ होगी। फिर एकदम से ज़ोर से चीखने की आवाज़ आई। चीख की आवाज़ आते ही राजू एकदम से डर गया और टेबल से खड़े होकर बाहर निकलने लगा। तभी वो मैडम राजू के पास आई और बोली, हाँ बताइए, आपको क्या इलाज करवाना है? मैडम को देख के राहुल के अंदर थोड़ी हिम्मत आई और उसने कहा, मैडम मेरा एक्सीडेंट हो गया है, मेरे पैरों से खून निकल रहा है, आप इसका इलाज कर दो। मैडम ने राजू के घाव देखे और उसे अंदर ले गई। वो राजू का इलाज करने के लिए राजू के पैर से खून साफ कर रही थी और खून को देख के बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी। वह राजू के सामने ही खून को सूंघने लगी। राजू को थोड़ा शक हुआ तो उसने कहा, मैडम आप ये क्या कर रही हो? उस चुड़ैल ने राजू को कोई जवाब नहीं दिया, बस डरावनी आवाज़ में गुर्रा रही थी और खुश हो रही थी। राजू एकदम से डर गया और अपना पैर हटा लिया। राजू के ऐसा करते ही वो चुड़ैल एकदम से गुस्से में अपने असली रूप में आ गई और राजू से कहा, मुझे तेरा खून पीना है तो नहीं बचेगा अब। राजू ने चुड़ैल का भयानक रूप देखा। सड़ी हुई उसकी चमड़ी, बड़े बड़े दांत। एकदम से राजू डर के मारे बहुत जोर से चिल्लाया और बेहोश हो गया। कुछ देर में जब वो होश में आया तो उसने देखा कि उसके पास दो लोग खड़े थे और उस पे पानी के छींटे मार रहे थे। राजू ने उन लोगों से पूछा, आप लोग कौन हैं? और मैं तो हॉस्पिटल में था। उन लोगों ने राजू से कहा, भाई तू पागल वागल है क्या? कौन सा हॉस्पिटल? यहाँ तो दूर दूर तक कोई भी हॉस्पिटल नहीं है। तब राजू खड़ा हुआ और उन लोगों को हॉस्पिटल दिखाने के लिए जैसे ही पीछे मुड़ा, उनके पैरों से ज़मीन खिसक गई, क्योंकि वहाँ हॉस्पिटल नहीं बल्कि एक कब्रिस्तान था। ये देखकर जैसे राजू की तो जान ही निकल गई थी। फिर उसने खुद को संभाला और अपनी बाइक उठाकर
घर के लिए निकल गया। उसने ये बात अपने घर वालों को बताई, लेकिन किसी ने उसका यकीन नहीं किया। लेकिन उसके बाद से राजू कभी भी उस रास्ते से अकेला नहीं गया, और आज भी उस घटना को याद करते ही जैसे राजू की तो रूह सी कांप जाती है। एक बार की बात है, रानी 10वीं क्लास में पढ़ रही थी। एक दिन टीचर ने पिकनिक का प्लान बनाया था। अपने सभी दोस्तों के साथ रानी ने भी जाने के लिए हाँ कर दी। पिकनिक पर गोवा जाना था। पूरी क्लास पिकनिक पर जा रही थी, इसलिए सभी बच्चों को ले जाने के लिए एक बड़ी बस का इंतज़ाम किया गया था। रानी अपने दोस्तों के साथ बस में बैठ गई। सभी हंसते हुए मस्ती करते हुए बस से जा रहे थे। तभी कुछ दूर जंगल के पास पहुंचकर बस में बहुत तेज़ आवाज़ आई। ये वक्त करीब रात के 1:30 बजे का था। ड्राइवर गाड़ी से बाहर निकला तो उसे पता चला कि टायर फट गया है। ड्राइवर ने सबसे कहा, बस का टायर बदलने में करीब 2 घंटे लगेंगे, आप सब नीचे आ जाइए, फिर मैं इसे बदल देता हूँ। आप लोग पास के ढाबे में जा सकते हैं, वहाँ गरम गरम चाय पी लीजिए और मैं इस टायर को फटाफट बदल देता हूँ। ड्राइवर की बात सुनकर सभी बस से उतर गए और पैदल ही चलते हुए ढाबे में पहुँचे। वहाँ एक बूढ़ा व्यक्ति चाय बना रहा था। इतनी रात को ढाबा खुला हुआ और किसी इंसान को चाय बनाते देखकर सबको हैरानी हुई। उस बूढ़े इंसान ने कहा, आप सब चाय पी लीजिए, यहाँ अक्सर लोगों की गाड़ी खराब हो जाती है, इसलिए मैं भी अपना ढाबा हरदम खोल के रखता हूँ। आप जैसे राहगीरों को कुछ मदद हो जाती है। उनकी बात सुनकर सब ने चाय का ऑर्डर दे दिया। उन्होंने कुछ ही देर में सबके लिए चाय बनाकर मेज पर रख दी। चाय पीते हुए रानी की आंखें एकदम रोड की दूसरी तरफ जंगल में गई। वहाँ रानी ने एक औरत को सफ़ेद कपड़ों में देखा। उसके बाल खुले हुए थे और वह रानी को घूर रही थी। तभी वो औरत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। भले ही हंसने की आवाज़ किसी को सुनाई नहीं दे रही थी, लेकिन रानी ने उसे मुंह खोलकर हंसते हुए देखा था। ये सब देखकर रानी ने डर के मारे अपनी आंखें नीचे झुका ली और कांपते हुए हाथों से किसी तरह उसने चाय को दोबारा उठाया और पीना शुरू कर दिया। उसी वक्त ज़ोर ज़ोर से किसी के चिल्लाने की आवाज़ जंगल की ओर से आई। ढाबे में बैठे हुए सभी बच्चे और टीचर उस आवाज़ को सुनकर डर गए। सबको डरा हुआ देखकर उस बूढ़े इंसान ने कहा, मैं देखकर आता हूँ क्या हुआ है, आप लोग यहीं बैठे रहो। इतना कहकर वो आवाज़ की तरफ बढ़ गया। तभी एक लड़की को खून की उल्टी लगातार होने लगी। उसको देखकर सबकी हालत और ख़राब हो गई। उसी समय एक टीचर ने कहा, तुम सब आग जलाओ और उसके बगल में बैठ जाओ। सबने मिलकर आग जलाई और गोल घेरा करके बैठ गए। टीचर ने सख्त लहजे में सबसे कह दिया था कि अकेले कोई कहीं नहीं जाएगा। वैसे भी सब लोग इतना डरे हुए थे कि अकेले कहीं जाने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। आग के पास बैठे बैठे 3 बज गए थे। तब कहीं जाकर वो बूढ़ा इंसान जंगल से लौटकर आया। उसने सबकी तरफ देखा और बोला, उस चीख को सब भूल जाना, नहीं तो जीना मुश्किल हो जाएगा। इतना कहकर वो ढाबे के अंदर चला गया।
तभी ड्राइवर भी टायर बदलकर बस लेकर ढाबे के पास पहुंचा। सभी लोग डरते डरते उस बस में बैठ गए। टीचर ने बस में बैठते ही सबको कहा कि कोई भी एक दूसरे से बात नहीं करेगा, सीधे सब सो जाओ। टीचर की बात मानकर सब चुपचाप बस में ही सो गए। उसके बाद पिकनिक स्पॉट पर पहुंचे और करीब 1 हफ्ते बाद घूमकर आ गए। आज भी पिकनिक का नाम सुनते ही यही घटना रानी को याद आ जाती है और वह बहुत ज़्यादा डर जाती है। एक बार राजू और उसके दोस्त एक पुराने स्कूल में घूमने गए। उन्होंने सुन रखा था कि यह स्कूल भूतिया है, लेकिन उन्हें इन बातों पर विश्वास नहीं था और वह जानबूझकर इस स्कूल में घूमने के लिए गए। स्कूल बहुत पुराना था और खंडर में था। राजू और उसके दोस्तों ने स्कूल में घूमना शुरू कर दिया। वे एक बड़े कमरे में गए। कमरे में बहुत अंधेरा था। राजू और उसके दोस्तों ने देखा कि कमरे में एक पुरानी टेबल और कुर्सियां थी। उन्होंने देखा कि टेबल पर एक कागज़ का टुकड़ा पड़ा था। राजू ने कागज़ का टुकड़ा उठाया और पढ़ा। कागज़ पर लिखा था, यह स्कूल आत्माओं से भरा हुआ है। ये देखकर राजू और उसके दोस्त हंसने लगे और मजाक उड़ाने लगे। उन्हें लगा कि किसी ने जानबूझकर उन्हें डराने के लिए इस कागज़ पर ऐसा लिखकर यहाँ रखा था। तभी उस कमरे का गेट अपने आप एकदम से बंद हो गया, जिससे वे थोड़ा डर गए। लेकिन हिम्मत करते हुए वे दरवाजे के पास आए और उसे खोलने की कोशिश करने लगे, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुला। अब वे ज़्यादा डरने लगे। वे सब चिल्लाने लगे, लेकिन कोई सुन नहीं रहा था। वे कमरे में फंस गए थे और डर से कांप रहे थे। अचानक उन्होंने एक आवाज़ सुनी। आवाज़ किसी औरत की थी और वो औरत रो रही थी। राजू और उसके दोस्तों ने देखा कि कमरे के कोने में एक औरत खड़ी है। औरत सफ़ेद कपड़ों में थी और उसके बाल बिखरे हुए थे। उसकी आंखें लाल थी और वह रो रही थी। राजू और उसके दोस्त बहुत ज़्यादा डर गए और वे चीख पड़े। उनकी चीख सुनकर वो औरत हंसने लगी और वो औरत अपने पायलों की छन छन करते हुए उनके पास आने लगी और बोली, तुम लोग मेरे स्कूल में आए हो, अब तुम लोग यहाँ से नहीं जा सकते। के दोस्त बहुत ज़्यादा डर गए और हनुमान चालीसा पढ़ने लगे, जिससे वह औरत वहीं रुक गई। और तभी अचानक उस कमरे का दरवाज़ा खुद ही खुल गया। दरवाज़ा खुला देखकर राजू और उसके दोस्त तुरंत बाहर निकल गए और ऐसे उनकी जान बच गई। रामू काका के पास बहुत सारी गायें थी। वे प्रतिदिन सुबह ही इन गायों का दूध निकालकर उन्हें चराने के लिए निकल पड़ते थे। सुबह से लेकर शाम तक रामू काका गायों को लेकर इस गांव से उस गांव, तो कभी नदी किनारे, तो कभी इस जंगल से उस जंगल घूमा करते थे और दिन ढलते ही गांव की ओर निकल पड़ते थे। जब रामू काका गायों को चराने के लिए निकलते तो साथ में कुछ खाने की चीज़ें और दूध दही लेकर चलते थे और भूख लगने पर किसी पेड़ की छाया में बैठकर खाते पीते। रामू काका अपने साथ कभी भी पानी नहीं रखते थे, लेकिन वे अपने साथ एक लोटा रखते थे और प्यास लगने पर या तो वे नदी से पानी निकालकर पीते या फिर अपने गमछे से अपना लोटा बांधकर जंगल में बने कुएं में डालकर पानी निकालते और उसे पीते। एक बार की बात है,
रामू काका बीमार पड़ गए। अब उनके गाय गोरू को चराने कौन ले जाएगा। वे बहुत परेशान हुए क्योंकि एक दिन भी इन गायों को चराने में देर होने पर यह बोलने लगती थी और खूंटे के पास हग मूत कर इतना चकल्लस करती थी कि खूंटे के आसपास की जगह सने गोबर से माटी भर उठती थी और जब तक इन्हें खोला नहीं जाता ये रंभाती रहती थी। एक दिन बीता, 2 दिन बीते, लेकिन रामू काका की तबीयत ठीक नहीं हुई। रामू काका इन 2 दिनों में गायों के आगे घास भूसा आदि डाल देते और इन्हें पानी आदि पिला देते। प्यास लगने पर गाय पानी तो पी लेती लेकिन घास खाने का नाम नहीं लेती और बेचैनी से खूंटों के आसपास घूमा करती। इन 2 दिनों में कुछ गायों ने अपना पगड़ा भी तोड़ दिया और चरने के लिए भागने लगी। कैसे भी करके रामू काका ने इन गायों पर काबू किया। तीसरे दिन भी रामू काका की तबीयत जब ठीक नहीं हुई तो उन्होंने संदेशा भेजकर अपने ससुराल से अपने साले के बेटे को बुला लिया। उसका नाम राजू था। राजू 16-17 साल का लड़का था और बहुत ही सुंदर और भला चंगा था। राजू ने आते ही अपने फूफा का सारा काम संभाल लिया। राजू बहुत ही समझदार लड़का था। वह प्रतिदिन सुबह 3 बजे जग जाता और नित्य क्रिया से निपटकर 5 बजे तक पढ़ाई करता और उसके बाद गायों को खोलकर चराने के लिए निकल पड़ता। वह अपनी किताबों को अपने साथ लेकर जाता था। किसी चरने वाली जगह पर गायों को चरता छोड़कर वह किसी पेड़ आदि की छाया में बैठकर पढ़ाई करता। एक बार की बात है, गायों को चराते चराते राजू एक जंगल में दूर तक निकल गया। जंगल बहुत घना था। दोपहर का समय था और अब राजू को प्यास भी सताने लगी थी। राजू गायों को चरता छोड़कर जंगल में पानी की तलाश में इधर उधर दौड़ भाग करने लगा। अचानक एक बरगद के पेड़ के नीचे उसे एक बहुत पुराना कुआं दिखाई दिया। राजू ने अब देर किए बिना अपना गमछा उतारा और अपना लोटा उसमें बांधकर कुएं में लटकाया, पर कुएं में पानी की सतह बहुत नीचे थी और पानी तक लोटा नहीं पहुंच पाया। उसने लाख कोशिश की, नए नए हथकंडे अपनाए, फिर भी पानी तक नहीं पहुंच पाया। अब वह परेशान होकर वहीं कुएं के पास बैठ गया। तभी पायल की छम छम की आवाज़ ने उसका ध्यान अपनी ओर खींचा। उसने पीछे मुड़कर देखा तो कुछ दूर पर हिरनी की चाल से अपने पायलों की छनकार करते हुए, चेहरे पर हल्की सी मुस्कान व गालों पर हल्की लाली लिए एक लड़की उसकी तरफ बढ़ी चली आ रही है। वह अवाक मन से उस लड़की को देखने लगा। उस लड़की में पता नहीं क्या जादू था कि वह ज्यों-ज्यों करीब आती जा रही थी, राजू उसके प्रति आकर्षित होता जा रहा था। पास आकर उस लड़की ने बेहिचक मन से कहा, प्यास लगी है क्या? राजू जो एकटक उस लड़की की सुंदरता को देख रहा था, घबराकर हाँ में सर हिला दिया। लड़की और आगे बढ़ी और कुएं की जगत पर पहुंचकर अपने दोनों हाथों से अंजलि बनाई और कुएं में झुक गई। राजू अभी भी उस लड़की में ही खोया हुआ था। दरअसल उस लड़की में कुछ तो ऐसा था जो राजू को मदमस्त करते जा रहा था और उसे अपनी तरफ आकर्षित कर रहा था। लड़की ने कुएं से अपने अंजलि में पानी भरकर राजू की ओर बढ़ाया।
राजू ने भी बिना कुछ बोले अपने हाथों से अंजलि बनाकर लड़की के हाथों पे सटा दिया। लड़की अपने अंजलि का पानी राजू की अंजलि में उड़ेलने लगी। अब राजू ने भी अमृत रूपी पानी को पीना शुरू कर दिया। हाँ, यह बात अलग थी कि राजू की अंजलि से आधा पानी नीचे गिरे जा रहा था, क्योंकि वह पानी पीने के साथ ही उस लड़की के चेहरे को देखे जा रहा था। ना तो उस लड़की की अंजलि का पानी खत्म हो रहा था और ना ही राजू की प्यास बुझने का नाम ले रही थी। पानी पीने पिलाने का सिलसिला लगभग आधे घंटे तक चला। अब लड़की मुस्कुराई और बोली, और पिलाऊं कि बस? अब फिर से राजू ने कुछ नहीं बोला, बस ना में सिर हिला दिया। इसके बाद वह लड़की फिर बोली, अब मैं चलूं? राजू ने फिर से हाँ में सिर हिला दिया। अब वह लड़की मस्त चाल से चलती हुई ना जाने जंगल में कहाँ गायब हो गई। राजू कुछ समय तक चुपचाप उस कुएं के पास बैठा रहा और फिर अचानक पता नहीं उसे क्या सूझा कि उठकर गायों की ओर चल दिया। गायों की दिशा में बढ़ते हुए राजू कोई प्यार भरा गीत गुनगुना रहा था। गायों को लेकर राजू घर पहुंचा। आज वह बहुत खुश लग रहा था और रह रहकर कोई प्रेम भरा गीत गुनगुना रहा था। उसकी भूख प्यास गायब हो चुकी थी और उसने अपनी बुआ के लाख कहने के बाद भी रात को कुछ नहीं खाया और अपनी खाट पर सोने चला गया। उसकी आंखों से नींद पूरी तरह से गायब थी और पता नहीं क्यों उसे एक खुशनुमा बेचैनी सताई जा रही थी। वह लेटे लेटे कभी कभी खाट से उठ जाता और कुछ गुनगुनाने के बाद या 2-4 कदम चहलकदमी करने के बाद फिर से खाट पर लेट जाता। उसे एकदम से समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या कर रहा है या उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा था। अचानक वह जागते हुए ही एक सपना देखने लगा और यह सपना कुछ और नहीं, बस आज उसके दिन भर के कार्यकलाप थे। उसने खुद को गाय को चराने के लिए जंगल में जाते हुए देखा और फिर कुएं की जगह पर बैठे देखा और फिर उस लड़की का आना और उसे पानी पिलाना। इतना सपना देखते ही या यूं कहे कि याद करते ही वह गदगद हो गया। पर आगे घटित घटना को याद करके कुछ तो ऐसा हुआ कि उसे काट मार गया और उसने थूक सटक ली। अचानक राजू को पता नहीं क्या सूझा कि वह डरकर उठकर बैठ गया। बिना देरी किए उसने अपने सिरहाने रखी माचिस से एक तीली निकाली और पास में रखी ढेबरी को जला दिया। ढेबरी की धुंधली रोशनी में उसके माथे पर आई पसीने की बूंदों को साफ देखा जा सकता था। आप बता सकते हैं कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ? दरअसल उसके जहन में यह सवाल कुरीद गया कि वह लड़की इतने गहरे कुएं से अपने हाथों की अंजलि बनाकर पानी कैसे निकाल पा रही थी और साथ ही उसने इतनी देर तक पानी पिया, फिर भी उस लड़की के अंजलि का पानी खत्म होने का नाम क्यों नहीं ले रहा था। उसने भूत प्रेत की बहुत सारी घटनाएं सुन रखी थी। उसके मुंह से अचानक निकल पड़ा, भूतनी। अब राजू की आंख कहाँ लगने वाली थी। उसने ऐसे ही बैठे बैठे पूरी रात गुजार दी। सुबह सुबह
डरा सहमा राजू गायों को लेकर सरेह की ओर निकल गया। उसके मन में एकदम आया कि वह अब भूलकर भी उस जंगल की ओर नहीं जाएगा, लेकिन कहीं न कहीं उसके जहन में उस लड़की की यादें अंगड़ाई ले रही थी और ना चाहते हुए भी उसका चेहरा उसकी आंखों के आगे घूम रहा था। सरेह में गायों को चरता छोड़कर वह पास ही एक आम के पेड़ के नीचे बैठकर उस लड़की के बारे में सोचने लगा। उसे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था कि वह लड़की को काफ़ी समय से जानता है। अपने मन में उस लड़की के चेहरे के बारे में सोचकर राजू मुस्कुरा देता। उस पेड़ के नीचे बैठे बैठे सोचते हुए राजू को पता ही नहीं चला कि कब सूरज उसके सर पर आ गया है। अब राजू उठा और गायों की ओर चल दिया। गायों को हाँक हाँक कर एक पास करने के बाद फिर वह उस पेड़ के नीचे आ गया। पेड़ के नीचे आकर राजू ने कंधे पर रखी धोती को दोहराकर बिछा दिया और गमछे को सर के नीचे लगाकर वहीं लेट गया। सरेह में खुद चरवाहे और किसान नजर आ रहे थे। डरने की कोई बात नहीं थी क्योंकि दिन था। लेटे लेटे रत जगा किए राजू को पता नहीं कब नींद आ गई, पर नींद में भी वह सहमा सहमा दिख रहा था। पर कभी कभी उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती। ऐसा लग रहा था कि वह किसी भूत और देवता की लड़ाई देख रहा हो। भूत का विकराल रूप उसे डरा रहा था, तो देवता का उस भूत पर हावी होना उसे खुश कर रहा था। सोए हुए राजू को पता ही नहीं क्या हुआ कि वह सकपका गया और उठकर बैठ गया। दरअसल उसे ऐसा लगा कि कोई मखमली उंगलियों को उसके बालों में पिरो रहा है और रह रहकर उसे सहला रहा है। आसपास में किसी को ना देखकर उसे यह भ्रम लगा, पर वह फिर से सोया नहीं और बैठकर फिर से उस लड़की के बारे में सोचने लगा। अचानक एक तेज हवा उठी और सरसराते हुए उसके आसपास चक्कर काटने लगी। हवा के उस चक्कर में उसे एक अजीब प्रेम की अनुभूति हो रही थी। अब धीरे धीरे उस हवा ने उस लड़की का आकार ले लिया और वह मुस्कुराते हुए बोली, कल से तुम मेरे बारे में सोच रहे हो ना? फिर से राजू ने थूक सटक हाँ में सिर हिला दिया। उस लड़की ने खिलखिलाते हुए कहा, कोई अपनों से डरता है क्या? मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं। मैं आपको डराने नहीं आई हूँ, बल्कि अपनेपन का एहसास कराने आई हूँ। इसके बाद पता नहीं क्यों राजू का डर कुछ कम हुआ और वह एकटक होकर उस लड़की को देखने लगा। अब फिर राजू उस लड़की को निहारने लगा। यह सिलसिला कुछ देर चला और फिर से खिलखिलाती हुई वह लड़की वहाँ से गायब हो गई। अब तो आए दिन राजू उस लड़की के साथ काफ़ी समय बिताने लगा। वे दोनों अब खुलकर एक दूसरे से बातें करने लगे थे। राजू उसे इंसानी कहानियाँ, अपने गांव घर की बातें सुनाता और वह लड़की अपने लोग की बातें बताती, अपने जीवन के रोचकपूर्ण किस्से सुनाती। आखिर वे दोनों इतने करीब आ गए कि सदा के लिए एक साथ जीने मरने की कस्में खा ली। ऐसे ही दिन बीतने लगे, लेकिन
एक दिन उसी जंगल में, उसी कुएं के पास राजू की लाश मिली। लखनऊ शहर में एक बेहद ही पुराना घर था। उस घर को सब लोग भूतिया और अपशकुनी कहते थे, क्योंकि जो भी वहाँ रहने आता उसकी किसी न किसी कारण से मौत हो जाती थी। इसलिए वो घर खरीदने के लिए कोई भी तैयार नहीं होता था। एक बार विकास नाम के शख्स ने उस घर को बहुत ही सस्ते दाम में खरीद लिया और अपने बेटे राजू के साथ सारा सामान लेकर वहाँ शिफ्ट हो गया। घर में शिफ्ट होने के 1-2 दिन में ही विकास को अपने आसपास अजीबोगरीब घटनाएं घटित होने का एहसास होने लगा। पहले तो वह इसे नज़रअंदाज करता रहा, लेकिन जब उसे घर में किसी की मौजूदगी का एहसास होने लगा तो वह सतर्क हो गया। एक दिन राजू दौड़ता हुआ विकास के पास आया और कहने लगा कि पापा 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 वॉशरूम में कोई है। मैं वॉशरूम में था तो पानी अचानक बंद हो गया और मैंने अभी वहाँ पर एक सफ़ेद कपड़े पहने एक डरावनी औरत को देखा। उसका चेहरा जला हुआ था। इतना कहते कहते राजू अचानक चुप हो गया और विकास की ओर उंगली दिखाते हुए कहने लगा, पापा वो औरत आपके पीछे खड़ी है। इतना कहकर राजू डर से चीखने लगा। विकास राजू को गोद में उठाकर उसी वक्त घर से बाहर निकल गया। राजू बहुत सहम गया था, तो उसका डर भगाने के लिए विकास ने एक कुत्ता खरीदा और उसे साथ लेकर तीनों घर वापस आ गए। एक रात बहुत तेज़ बरसात में जब अचानक घर की बिजली चली गई थी, विकास ने घर से झांककर देखा तो आसपास के सभी घरों में बिजली थी सिवाय उसके घर के। तो उसे लगा कि ज़रूर पावर सप्लाई में कुछ गड़बड़ी हुई होगी। इतने में विकास को राजू के ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ आई। विकास दौड़ता हुआ टॉर्च लेकर उसके पास गया। राजू को दोबारा से घर में वही औरत दिखाई दी थी। राजू को सहमा देखकर विकास उसे अपने साथ बिजली ठीक करने के लिए पावर हाउस ले गया। उसका कुत्ता भी यहाँ वहाँ देखते हुए ज़ोर ज़ोर से भौंकने लगा। विकास को आभास हो रहा था कि कोई उसके पीछे पीछे आ रहा है। पावर हाउस का दरवाज़ा खोलते ही विकास को सामने एक लाश दिखाई दी। लाश देखकर राजू भी डर के मारे चिल्लाने लगा। विकास अपने बेटे को तुरंत गोद में उठाकर दरवाज़ा खोलकर घर से बाहर भागने की कोशिश करने लगा। घर से बाहर निकलते हुए अचानक विकास का पाँव दरवाजे के पास बनी लकड़ियों की सीढ़ियों में फंस गया और बहुत कोशिश करने पर भी वह पाँव बाहर नहीं आया। राजू अपने पापा को बाहर खींचने की कोशिश करता रहा, लेकिन काफ़ी प्रयास करने पर भी वह विकास को बाहर नहीं निकाल पाया। कोई उपाय न सूझने पर राजू अपने कुत्ते को लेकर वापस घर के अंदर चला गया और दरवाज़ा खुद ब खुद अंदर से बंद हो गया। वहाँ विकास भी करीब 15 मिनट तक मशक्क़त करने के बाद अपना पाँव बाहर निकालने में सफल हो जाता है। विकास दौड़ता हुआ घर के अंदर गया और चारों तरफ राजू की तलाश करने लगा, लेकिन उसे ना तो राजू और ना ही कुत्ते का कुछ पता चला। बहुत ढूंढने पर भी जब वे दोनों नहीं मिले तो विकास हार मान लेता है और उनसे दोबारा मिलने की आस में वहीं रहने लगता है।
कुछ दिन बाद विकास बिजली की लाइट को ठीक करने के लिए एक इलेक्ट्रिशियन को बुलाता है, लेकिन इलेक्ट्रिशियन घर में दाखिल होने से पहले ही दरवाजे से ही उल्टे पैर भाग जाता है। विकास के पूछने पर वह बताता है कि आपके घर में एक औरत, एक बच्चा और एक कुत्ते का भूत दिखाई दे रहा है। इलेक्ट्रिशियन की बात सुनकर विकास उदास हो जाता है। उसे एहसास हो जाता है कि अब उसका बेटा कभी भी लौटकर नहीं आएगा। उसके बाद विकास वह घर छोड़कर चला जाता है और कभी भी वहाँ लौटकर नहीं आता। आशा करती हूँ कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी। इस कहानी पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।